हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थात 10th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ है। 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसका एक चैप्टर है। उसमें एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का एक चैप्टर समांतर श्रेणी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जिसको हम लोग अगर कह दें तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में कहेंगे। एरिथमेटिक को ए लिख सकते हैं और प्रोग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी। अर्थात समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैथ का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए तो आगे देखिए, एपी चैप्टर में सबसे पहले जानते हैं कि पढ़ना क्या है, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं कि पढ़ेंगे क्या। तो देखो एपी चैप्टर जो है, देखेंगे यहाँ पर एपी जो चैप्टर है इसमें मुख्यतः हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ संख्या के बारे में रहेगा, जिसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे कि किस प्रकार की संख्या रहेगा। तो ऐसी संख्याओं का समूह के बारे में पढ़ेंगे जो एक निश्चित क्रम में हो, निश्चित वे में हो। जैसे जिसको हम लोग अनुक्रम या श्रेणी कह देंगे। जैसे देखना, अनुक्रम या श्रेणी की परिभाषा हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो क्या है, संख्याओं के समूह को जब एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है तब वह अनुक्रम या क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि संख्याओं के समूह को, कोई भी संख्या का समूह जिसको अगर हम एक निश्चित क्रम में सजा दें तब वह अनुक्रम या क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। जिसको हम एक निश्चित क्रम में सजा दें तो वही अनुक्रम या क्या कहलाएगा, श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लें, अगर इस प्रकार से है 2 4 6 8 10 डॉट इस तरह से ये देख रहे हैं कि संख्याओं का एक समूह है। अब संख्याओं का एक समूह है तो ये एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है। तो ये जो संख्याओं के समूह है, इस समूह को हम अनुक्रम या श्रेणी कहेंगे। इस समूह को क्या कहेंगे, अनुक्रम या श्रेणी कहेंगे। क्यों? क्योंकि संख्याओं का एक समूह है जो एक निश्चित क्रम में सजा है। अब कैसे हम समझ गए कि ये तो निश्चित क्रम में सजा है, तो इसको देखो, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। अर्थात प्रत्येक बार में 2 बढ़ते जा रहा है। प्रत्येक बार में कितना बढ़ते जा रहा है, हाँ 2 प्रत्येक बार में बढ़ते जा रहा है। तो जब 2 बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, तो एक निश्चित क्रम है कि नहीं, एक निश्चित क्रम। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। एक निश्चित क्रम मतलब कि बार बार कितना बढ़ रहा है, 2। 10 के बाद कितना आएगा, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। इसी प्रकार से आते जाएगा, आते जाएगा नहीं आते जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अनुक्रम या श्रेणी में किसी को दिक्कत नहीं होगा। किसको कहेंगे अनुक्रम या श्रेणी, तो संख्याओं का संख्याओं के समूह को जब एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है, मतलब कि संख्याओं के समूह को जब हम निश्चित क्रम में सजाते हैं, एकदम निश्चित क्रम, जैसे 2 4 संख्या पता हो तो 5वां अपने आप पता चल जाए, 6वां भी पता चल जाए। तो जब निश्चित क्रम में सजाते हैं तब वह अनुक्रम क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है, तो ये एक श्रेणी है कि ना, या वही अनुक्रम कहो, उसी को अनुक्रम कहो या क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। तो ये श्रेणी है कि ना, या अनुक्रम है कि ना, और भी ले सकते हैं। 3 6 9 12 15 डॉट, हाँ 18 भी हो सकता है इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुक्रम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, निश्चित क्रम है। क्योंकि इसके बाद हमको पता चलेगा कि 18 है, उसके बाद की संख्या भी अपने आप पता चलेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत, अनुक्रम या श्रेणी में किसी को दिक्कत है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे। अनुक्रम या श्रेणी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है।
अनुक्रम या श्रेणी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं जो 3 भाग में बटा है। तो देखो अनुक्रम या श्रेणी को मुख्यतः हम कितने भाग में बांटे हैं? मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अनुक्रम या श्रेणी को मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। उसमें पहला भाग जो है वो कहलाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो अभी हम लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है। 10th में हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी को ही हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, देखे थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम कह सकते हैं एपी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, अर्थात श्रेणी को 3 भाग में बांटा गया है। यानी अनुक्रम को कितने भाग में? 3 भाग में। एक भाग है समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, और दूसरा का भाग है गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं जीपी, अर्थात इसको कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और उसके बाद अगर तीसरा हम लोग बात करें तो तीसरा है हरात्मक श्रेणी। तीसरा क्या है? हाँ, हरात्मक श्रेणी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एचपी के नाम से जानते हैं, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर तुम लोगों को गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये दोनों चैप्टर 11th क्लास में जाओगे तब पढ़ना है वहां पर। और समांतर श्रेणी जो है अर्थात एपी वाला जो चैप्टर है अभी हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन दोनों चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 11th में, लेकिन समांतर श्रेणी को हम लोग अभी पढ़ेंगे और इससे काफी सारे क्वेश्चन भी 10th में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग देखते हैं एपी शुरू करते हैं। तो देख लो, चलो हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थात इसको हम कहेंगे क्या? एपी। तो किस प्रकार के, अभी हम लोग देखेंगे श्रेणी को, श्रेणी 3 प्रकार के, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और एक हरात्मक श्रेणी, मतलब कि एपी, जीपी और एचपी। तो इस समांतर श्रेणी कैसा है? तो कह सकते हैं कि वैसा श्रेणी, वैसा श्रेणी मतलब वैसा अनुक्रम, अनुक्रम भी कह सकते हैं। तो वैसा अनुक्रम जिसके बाद वाले पद तथा पहले वाले पद का अंतर हमेशा बराबर होता है। अब बात है कि पद किसको कहते हैं? तो जैसे एग्जाम्पल पहले समझ लो, या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इस तरह से। तो ये कहेंगे कि एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, हम इसको कहेंगे। तो कैसे पता चलेगा? तो परिभाषा भी समझाएंगे तब। ठीक है, तो इससे पहले हम पद को जान लेते हैं। तो ये अनुक्रम का एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे आते जाएगा। तो इसको हम पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, तो किस संख्याओं के समूह को हम समांतर श्रेणी में कहेंगे यानी एपी में कहेंगे? ठीक है, समझना है कि किस समांतर श्रेणी को हम एपी में कहेंगे। तो देखो, वैसा अनुक्रम, परिभाषा क्या समझ सकते हैं कि वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसमें या जिसके बाद वाले पद, बाद वाले पद, जिसके बाद वाले पद तथा पहले वाले पद का अंतर, जिसके बाद वाले पद तथा पहले वाले पद का अंतर हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? हाँ, बराबर होता है, बराबर होता है। वह क्या कहलाया जाएगा बाबू? समांतर श्रेणी। वह क्या कहलाया जाएगा? समांतर
श्रेणी में कहा जाता है। समांतर श्रेणी अर्थात एपी में कहा जाता है। इतना तो क्लियर है कि एपी में हम क्या कहेंगे, जब बाद वाले पद और पहले वाले पद का अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, तो उसको किस में कहेंगे, एपी में कहेंगे। इतना क्लियर है। चलो अब जरा देख लेना, तुम लोग समझ लो। बाद वाला 2 है और सॉरी बाद वाला 4 है, अब बाद वाला कितना है 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, 6 में से 4 घटेगा तो 8 में से 6 घटा तो सब में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ बाद वाले पद पहले वाले पद का अंतर हमेशा बराबर है, तो इस अनुक्रम को हम एपी में कहेंगे कि नहीं। अब जरा तुम लोग बताना 3 डॉट। अब इसको हम एपी में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 3 दूनी 6 के 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, बाद वाला में से पहले वाला घटाओ 3 का अंतर, बाद वाला में से पहले वाला 3 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर। तो हम क्या लिखा है कि वैसा अनुक्रम जिसके बाद वाले पद तथा पहले वाले पद का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तब अब किसमें कहा आएगा, समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्लियर ना। अब यहाँ तो सभी बराबर था, बाद वाले पद पहले वाले पद का अंतर इसमें बराबर है, नहीं बराबर, यहाँ पर 5 आ गया, तो इसको हम एपी में नहीं। बात समझ आई कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, इसको हम एपी में नहीं कहेंगे। एपी में कब कहेंगे, जब बाद वाला पद पहले वाले पद हमेशा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो बस चेक कैसे करना है कि कौन एपी में कैसे होगा, तो चेक करेंगे कि बाद वाले पहले वाले पद का अंतर अगर हमेशा बराबर है, माने पूरे पद जे को पद दे रहे हैं पूरे पद में बाद वाले पद पहले वाले पद के अंतर अगर बराबर आ गया तो समझ जाएंगे एपी में है, अब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। बस इसी तरह से समझ लेंगे। इतना क्लियर, किसी को दिक्कत है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे अब देखिए समांतर श्रेणी में देखिए कि बाद वाले पद और पहले वाले पद का अंतर हमेशा बराबर है। पर जो ई तो एपी में है, ये नहीं है, ई एपी में है, तो जो अंतर आया बाद वाले पद और पहले वाले पद के जो अंतर आया उस अंतर को हम कहते हैं सार अंतर। वही अंतर को हम क्या कहते हैं, सार अंतर, या उसी को कहते हैं पदांतर। इसको क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि समांतर श्रेणी के जो समांतर श्रेणी जो था वो हम बताएं कि बाद वाले पद और पहले वाले पद का अंतर समांतर श्रेणी देखो, समांतर श्रेणी में जो बाद वाले पद और पहले वाले पद का जो अंतर होगा वही अंतर सार अंतर या क्या कहलाएगा, पदांतर कहलाएगा। वही अंतर क्या कहलाएगा, सार अंतर या देख लो आप समझ में आ रहा है। तो देखो अगर एपी में कहते हैं किसको, जब जो अंतर है हमेशा बराबर है, बाद वाले पद पहले वाले पद का अंतर बराबर। अब वही अंतर को हम सार अंतर कहते हैं या क्या कहते हैं, पदांतर। या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, कॉमन डिफरेंस। अब सोच रहा है कि पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश का बता रहे हैं है कि नहीं, तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश फिर वही हाल हो जाएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस, तो देखो कॉमन डिफरेंस में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसको सूचित किया जाता है सार अंतर को डी से, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा सी डी से, सी से कॉमन डी से डिफरेंस। तो सार अंतर को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है या सी डी से सूचित किया जाता है। डी से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, सी डी से। समझ में आ रहा बात की नहीं? किसी को दिक्कत है ना? सार अंतर। तो अगर हम परिभाषा की बात करें कि सार अंतर पदार्थ किसको कहेंगे, तो कह सकते हैं कि एपी के, कह सकते हैं हम एपी के बाद वाले पद तथा पहले वाले पद, तो सार अंतर या पदांतर
हम लोग समझ गए होंगे। तो परिभाषा क्या रह सकते हैं सार्वत्रिक पदार्थ के? कह सकते हैं कि एपी में अगर कोई संख्याओं का समूह है तो एपी में बाद वाले पद तथा पहले वाले पद तथा पहले वाले पद का जो अंतर होगा, अगर कोई संख्याओं का समूह है और उस संख्याओं का समूह है और उसके बाद वाले पद तथा पहले वाले पद का अंतर जो होगा, उस अंतर को हम क्या कहेंगे? सार्वंतर या पदांतर। परिभाषा क्लियर है? सार्वंतर या पदांतर किसको कहेंगे? एपी में जो बाद वाले पद है और पहले वाले पद है, वो दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे, या उसी को हम क्या कहेंगे? पदांतर कहेंगे, या उसी पर इसको क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। उसी को शॉर्ट में लोग डी से करते हैं, स्मॉल डी या फिर सीडी लिखा हुआ 10th के बुक में बहुत कम ही मिलेगा, ज्यादातर डी से सूचित करते हैं। इस सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है ना? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे तो क्या कर सकते हैं सार्वंतर या पदांतर के फॉर्मूला को देख ले। सार्वंतर या पदांतर के फॉर्मूला को हम ऐसा लिख सकते हैं कि सार्वंतर बराबर बाद वाले पद और माइनस पहले वाले पद। ठीक ना? साथ में क्या कर सकते हैं? बाद वाले पद का पहले वाले पद का अंतर मैंने घटाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखते हैं आगे थोड़ा सा एक चीज जो ध्यान देना है कि सूचित हम कैसे करेंगे। मेन उसी पर फॉर्मूला हम सारा पढ़ेंगे। तो देख लो एपी में ध्यान से समझना आपको। एपी में हम किसको किससे सूचित करते हैं? तो एपी में प्रथम पद को, जो सबसे पहला पद होगा, उस पद को हम ए से सूचित करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लें तो एग्जांपल में अगर हम ले लें कि 10, 20, 30, 40, 50 डॉलर इस तरह से, तो इसमें जो पहला पद है मतलब ए का मान कितना होगा? 10। ए बराबर कितना है? 10। क्योंकि सबसे पहला पद कितना हो गया? 10। अर्थात एपी के प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करेंगे? ए से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? ए से। प्रथम पद को ए से। अब आगे बात कर लें कि अभी हम लोग देखेंगे कि सार्व अंतर को, तो सार्व अंतर या पदांतर को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं, या इसी को हम लोग डी से सूचित करते हैं। सॉरी डी स्मॉल हो गया यहाँ पर, किससे सूचित करते हैं? सी डी से। क्लियर ना? अच्छा अब आगे एपी के प्रत्येक पद को कैसे सूचित करते हैं? तो देखो एपी के प्रत्येक पद को, एपी के प्रत्येक पद, प्रत्येक माने एक एक पद, तो प्रत्येक पद को कैसे सूचित करते हैं? तो देखो दो तरीके से करते हैं। एक तो लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 डॉट इस तरह से, और एक लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4 डॉट इस तरह से। माने एपी के प्रथम पद की बात करें तो एपी के प्रथम पद A1 है, जिसको हम A1 ए से भी सूचित करते हैं। माने कहने का मतलब कि A1, T1 तीनों के तीनों एक ही है, क्योंकि एपी के प्रथम पद को किससे? ए से। एपी के प्रथम पद को A1 से, एपी के प्रथम पद को T1 से, दूसरा पद को T2 या A2, तीसरा पद को A3 या A3, A4 या A4। छापे अभी कर दिया तो समझ में आ रहा बात? किसी को कोई दिक्कत है ना? पहले बढ़िया से समझ लो, उसके बाद फिर छापे पे टाइम देंगे, लिखवा देंगे सारा चीज। तो एपी के प्रत्येक पद क्लियर हो गया कि एपी के प्रत्येक पद को A1, A2, A3, A4, उसी प्रकार से T1, T2, T3, T4। समझ में आ रहा बात कि नहीं? माने एपी के प्रत्येक पद को इस प्रकार से सूचित करेंगे। ठीक है? अच्छा अब क्या क्या हो गया एक बार और रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि यही याद रहेगा तब एक काम होगा। एपी के प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी या एपी के प्रत्येक पद को A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4,
और एपी के प्रत्येक पद को P1 माने ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज। क्लियर है? उसके बाद एपी के पदों की संख्या की बात कर लें। एपी के पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? एपी के पदों की संख्या को सूचित करते हैं एन से। किससे? हाँ, स्मॉल एन से। जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो एन का मान कितना हो गया? 4। एन का मान कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रहा बात की? एन का मान कितना हो गया? 4। माने एपी के जो पदों की संख्या है किससे सूचित करते हैं? एन से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। पर इतना जो पढ़े उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एपी जब हम लोग शुरू कर रहे थे, ध्यान से समझेंगे कि रिवीजन क्या क्या हो रहा है। एपी जब शुरू किए तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े अनुक्रम। पहला पॉइंट क्या पढ़े? अनुक्रम पढ़े या क्या पढ़े? श्रेणी पढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुक्रम या श्रेणी किसको कहेंगे? तो कहो किसको कहेंगे? अनुक्रम या श्रेणी बताया था ना, बोलो। तो बस यही तो है। ठीक है भाई। संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में सजा हुआ होता है वही क्या कहलाता है? अनुक्रम या श्रेणी कहलाता है। बस यही तो था। फिर अगला जो पॉइंट बताए थे वो क्या बताए थे? बोलो। आप अनुक्रम या श्रेणी के प्रकार बताए थे। अनुक्रम या श्रेणी के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार। शॉर्ट में देख सकते हो। एपी, दूसरा क्या बताए थे? और तीसरा बता दिए थे एचपी। ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बारे में बताए थे कि जीपी जो है और एचपी ये दोनों 11th क्लास में पढ़ेंगे। 10th में सिर्फ क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है। अब एपी के बारे में हम लोग जो पढ़े तो इसको समझ लो जरा सा। एपी के बारे में जो हम लोग पढ़े तो एपी के परिभाषा क्या पढ़े? एपी के परिभाषा हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े? कि जो अनुक्रम है श्रेणी है वैसा श्रेणी जिसके बाद वाले पद, यानी वैसा अनुक्रम जिसके बाद वाले पद पहले वाले पद का अंतर हमेशा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। बाद वाले पद का पहले वाले पद का अंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो वह क्या कहलाता है? एपी में कहलाता है। उस अनुक्रम को हम किसमें कहेंगे? एपी में कहेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन एपी में है तो कैसे करेगा? देखिए कि बाद वाले पद और पहले वाले पद अगर हमेशा बराबर है तो उसको क्या कहेंगे? एपी। अब एपी के बाद हम लोग यही जो अंतर निकला था वो वही अंतर से एक पॉइंट पढ़े। कौन सा? सार अंतर। तो वही पॉइंट से क्या पढ़े? सार, या इसी को हम कहते हैं क्या? पदांतर, जिसको हम किससे सूचित करते थे? डी से या फिर किससे? सी डी से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? किसी को दिक्कत है ना? अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। तो सार अंतर किसको कहते हैं? कि बाद वाले पद और पहले वाले पद के अंतर को हम क्या कहते हैं? सार अंतर कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है ना? चलो, यहाँ तक सबको याद हो गया है? क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग देखें क्या? उसके बाद देखें कि सूचित किसको किसको से करते हैं। चलो बताना थोड़ा। प्रथम पद को किससे? सार अंतर को या फिर किससे? अच्छा, एक को आप कुछ से A1 और T1 से। एक कौन? A1 या T1 से। अच्छा, अब बताओ आगे। जो एपी के पदों की संख्या है तो पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। पता है ना? पदों की संख्या को किससे? एन से सूचित करते हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं आगे। यहाँ तक समझ आ गया है। उसके बाद अब एक चीज और बताए कि एपी के जो प्रत्येक पद हैं, उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग पढ़े कि एपी के जो प्रत्येक पद हैं
एपी के प्रत्येक पद। एपी के प्रत्येक पद को कैसे, a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट इस तरह से सूचित करते हैं। या फिर कैसे p1 p2 p3 p4 p5 डॉट इस तरह से सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आता आ रहा है कि एपी के प्रत्येक पद को इस तरह से सूचित करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखना जरा ध्यान देना, इतना क्लियर हो गया है, रिवीजन हो गया अच्छे से। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज और जान लो कि एपी के एनमा पद, एपी के एनमा, अब जरा ध्यान देना हो यहाँ पर कि पहला पद को T1 लिख रहता है या तो A1 लिख रहते हैं। एपी के पहला पद को T1 या तो एपी के दूसरा पद को क्या सूचित करते हैं, T2 या तो A2। समझ में आ रहा है? तीसरा पद को हम करते हैं T3 या A3। एक कर सकते हैं ना, तो वैसे यहाँ एनमा पद है तो पहला पद को T1 या A1, दूसरा पद को T2 या A2, तीसरा पद को T3 या A3। तो एनमा पद को क्या कर सकते हैं, Tn या फिर An। एनमा पद को किससे सूचित कर सकते हैं, An से सूचित कर सकते कि नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? तो चलो अब देख लेते हैं, हम इसके बारे में चल लेते हैं कि एनमा पद को सूचित Tn या An से करते हैं। अब एनमा पद से क्वेश्चन भी आते हैं, पूछा जाता है, हम क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए देंगे। जैसे कि देखो, अब देखा ध्यान से समझना, एनमा पद, तो एनमा पद होता है Tn, Tn से सूचित करते हैं ना, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b, a प्लस n माइनस 1 इंटू b हो गया। यही फॉर्मूला होता है एनमा पद। अब सूत्र सर एनमा पद जो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, तो सबको पता है Tn क्या है, एनमा पद, a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है क्लियर है ना? चलो अब देख लेते हैं हम। अब मान लो छोटा मोटा क्वेश्चन तो ऐसे हो जाता है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है 3 6 3 अब अगर मान लो कि क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन दे दिए एपी जो है, एपी में वो 3 है 6 है 9 है 12 है, इतना दे दिए। अब डॉक्टर का दिए कि इस एपी का जो एपी दिया हुआ है, एपी इतना एपी जो दिया गया है, इसमें मान लो जैसे 8वां पद 9वां पद कहता है, आसानी से निकाल सकता है कि 4 पद पता है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 3 जोड़ेंगे तो 41, ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 50वां पद कितना है, 50वां पद कितना है, ध्यान से समझना। लेकिन कहा दिए हम कि एपी है 3 6 9 12, 50वां पद कितना है, ऐसे हम उनसे पूछते हैं कि 50वां पद कितना है। जैसे 8वां पद तो पता है, अब तो ऐसे जोड़ ही जाएगा कि 12 3 15 15 3 80 करते करते 50 को पद निकालेगा नहीं, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पर रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तब देख लो जरा, बताना तो लो a बराबर इसमें कितना है, जैसे एनमा पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर कितना 3, अब d बराबर 6 माइनस 3, क्योंकि बार वाला में से पहले वाला घटेगा है कि नहीं, तो 6 माइनस 3 तक कितना हो गया 3। अच्छा अब तुमको n बराबर कितना है बाबू 50, n बराबर कितना है, पदों की संख्या कितना है 50। अच्छा अब a हो गया, d हो गया, n हो गया, तो tn निकालने के लिए यही चाहिए ना। तो tn बराबर हम लोग को फॉर्मूला पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो t n जब कितना रखेगा 50, तो 1 जगह 3 अब प्लस हो गया 50 अब माइनस 1 इंटू d के मान कितना है 3, तो देखो 3 प्लस 50 से घटेगा तो 50, अब कितना हो गया 3, अर्थात 3 प्लस कितना हो जाएगा 7,
14 ना 147 हो जाएगा ना। अच्छा 7 3 10 किलो 150 हो जाएगा। इतना हो गया तुमको समझ में कि केमा पर 50 पर मैंने ऐसे तो निकालते जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ऐसे करते करते के बार निकालेगा 50 बार, तब तुमको कितना आता 150 आता। अब तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऐसे निकालना कितना मुश्किल होता कि नहीं होता, और ऐसे डायरेक्ट निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना। तो ये हम डायरेक्ट थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी तो डायरेक्ट ऐसे हो गया, नहीं तो काफी ज्यादा जटिल क्वेश्चन भी होते हैं, तो उस सारी चीजों को हम लोग तो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो चलो इतना समझ में आया इस थ्योरी की नहीं, इस थ्योरी तक क्लियर है, इस थ्योरी पर कैसा क्वेश्चन बनेगा से क्लियर है। चलो हम एक एक एग्जांपल थ्योरी बताएंगे, एग्जांपल एक एक देखते चलेंगे बस। एक अब ऐसा ना सोचना कि थ्योरी बता दिए तो सबके सब क्वेश्चन बन ही जाएगा, कुछ क्वेश्चन यही पर रहेगा, लेकिन मान लो कि पीएन दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, एन निकालने के लिए कहेगा, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई होगी, कुछ बच्चा भी कॉमन सेंस लगाएगा तो निकल भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है। तो अभी थ्योरी चलो देखते चलते हैं। तो tn बराबर क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू tn बराबर क्या हुआ, याद हो गया, हो गया ना। tn है कौची n मा पर, tn है कौची। अब देखो अभी तो ऐसा क्वेश्चन था, अब डायरेक्ट तुमको हम बताते हैं एक और पर, जरा गौर से देखो, अगर इसको हम पहला पद निकालें, ध्यान समझना, tn तो 1 रखें तो a तो a रह जाएगा प्लस n की जगह कितना रखेगा 1 है, और माइनस 1 इंटू d, तो a प्लस 1 में से घटेगा तो 0 इंटू d, तो a प्लस 0 लिखेगा तो कितना a निकल होगा। अच्छा अगर t2 निकालें, अगर 2 रखें तो देख लो a प्लस n क्या पर 2 माइनस 1 इंटू a प्लस 2 में से घटा तो 1 में डिस गुना तो d है ना। अच्छा t3 अगर हम निकाल लें तो a प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू d, तो यार a प्लस 3 में से घटेगा तो 2d। एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ पर आ रहा है कि अगर पहला पद निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट a आ रहा है, दूसरा पद निकाल रहे हैं a प्लस d, तीसरा पद तो a प्लस 2d, यानी देख लो कि जैमा पद निकालेंगे ओकरा से एक कम d के मान आ रहा है। तो एक हम पहला पद निकाले तो d एक को ना, पहला पद एक पद नहीं है तो एक कम करो तो d एक को आएगा नहीं, कल ये हो गया। t2 की बात कर ले तो दूसरा पद है, क्या पद है दूसरा, तो दूसरा पद जो है वो हो जाएगा कुछ a प्लस d, क्योंकि दूसरा है तो d के को एक को, जैसे दूसरे एक कम करो, एक कम करके आ रहा है, तो दूसरा पद a प्लस कुछ है d, तीसरा पद a प्लस के को d 2 को के को आएगा 2 को d होगा, a प्लस के को 2 को d। अच्छा चौथा पद अगर तुझे पूछ देगा, चौथा पद a प्लस ये d, पांचवा तो a प्लस 4d, छठा तो a प्लस एक कम होगा। तो e कब होगा, जब सिर्फ a और किसका मान पता हो, b का मान पता हो, a और b का मान पता हो तो हम आसानी से प्रत्येक पद निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन दिया है कि a बराबर कुछ मान दे दिया और d बराबर कुछ मान दे दिया और कहा कि प्रथम 4 पद ज्ञात करें, तो 4 पद पहले का कैसे निकालता है a, दूसरा का a प्लस d, a प्लस d, तीसरा का a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, ऐसे 4 को पद निकल जाता है, कैसे नहीं निकलता। अब हम क्वेश्चन बताएंगे तो पहले हम लोग इसको पूरा अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन कर लेंगे। इतना क्लियर है, n मतलब क्या होता है, tn बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू d हो जाता है, होता है ना n पद। इसको मैं देख लो एग्जांपल भी समझा चुके हैं, क्लियर है। अब इस थ्योरी को जरा देखते हैं कि जब AP कोई है, अब AP में जब A और D का मान पता है, AP पता ना है, AP पता नहीं, ओकरा में खाली कुछ कह दे कोई AP है जिसमें A और D इतना इतना दिया हुआ है, तो उसके प्रत्येक पद को निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला जब A और D पता है, जब A और क्या पता है, हाँ D क्या हो पता हो, जब A और D पता हो तो AP जो हो जाएगा से AP के प्रत्येक पद कैसे हो जाएगा, पहला पद A, दूसरा पद बताया कि दूसरा तो एक कम D होगा,
तो दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, अगला a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d, फिर डॉट इस तरह से। अगर आठवां पद तुमसे पूछे, आठवां पद तुमसे पूछे कि आठवां पद कि बताओ आठवां पद कितना होगा, हो जाएगा ना, क्लियर है कि किसी को दिक्कत है? तो इस कंसेप्ट को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा बात कि नहीं? चलो अब क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन में 5.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम, हम सारा चीज अभी अब बताना नहीं है, हम एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी नहीं चैप्टर है हम खत्म कर दिए, अभी एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बाकी चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी एग्जांपल के तौर पर देखो, तो शाम हो गया तो छोड़ा कर लेगी बदमाशी। एपी के प्रथम पद 4 पद है, देखो क्या है, एपी के प्रथम कितने पद निकालना है, 4 पद ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और साल अंतर डी निम्नलिखित है, माने ए और डी निम्नलिखित है, माने लिखा हुआ है और कह रहा है कि 4 पद निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर हम एनसीईआरटी के 5 दशमलव कितना है, 5.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो दूसरा क्वेश्चन नंबर के पहला हम देख रहे हैं, दूसरा के पहला, और दूसरा के जो पहला है उसमें a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर कितना है 10 और d बराबर भी 10 दिया गया है। अब देखो एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 4 पद, तो देखो कैसे निकालेंगे, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, फिर उसके बाद ए प्लस कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस कितना डी, क्लियर है ना? चलो अब निकालते हैं। तब प्रथम पद ए रखिए 10, फिर 10 प्लस डी कितना है 10, फिर 10 प्लस 2 गुने कितना 10, फिर 10 प्लस 3 गुने कितना 10, ठीक है ना? चलो 10 हो गया, 10 कितना हो जाएगा, फिर 10 प्लस 10 दूनी 20, फिर 10 प्लस 10 दिया है 30, तो ये होगा 10 30 और 40, माने एपी के प्रथम 4 पर 10 20 30 कितना हो गया 40 हो गया। ये थ्योरी क्लियर है कि कहां पर उपयोग होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? थ्योरी क्लियर है ना? हाँ, यहाँ तक लगभग हम लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि 5.1 के थ्योरी और 5.2 के भी थ्योरी हम लोग लगभग क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग देख लें 5.3 के थ्योरी, तो देखिए 5.3 तक ही है एपी में, है ना? 5.3 तक। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 के, देखो शुरू करें आगे। अब अगला एक थ्योरी पढ़ना है, और जो भी छूटेगा उसको हम लोग चैप्टर में फिर कर लेंगे, चैप्टर में बताते समय। अगर छूटेगा तो नहीं, सब लोग हम बताते जा रहे हैं। तो अगला है n पदों का योग, n पदों का योग, तब देख लो n पदों का योग वाला हम लोग थ्योरी देखेंगे। तो n पदों की योग को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, n पदों के योग को। अब कैसा क्वेश्चन बनेगा इस पर, n पदों के योग वाला क्वेश्चन कैसा होगा? तो देखो पहले एग्जांपल्स में लेते हैं।
अगर हम लोग कह दें कि ऐसे जोड़ लें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट ऐसे जोड़ते जोड़ते प्लस मान लो 100 तक है तो जोड़ने में तो कितना टाइम लग जाएगा? अगर 100 तक है तो जोड़ने में काफी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग करें 2 + 3 + 4 प्लस सॉरी इसको ऐसे लेते हैं 2 और डॉट डॉट अगर मान लो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 200, यहाँ पर लेते हैं 200। अब इसको निकालना है, जोड़ करके निकालना है, उल्टा करके निकालना है, जोड़ करके। अब वहां पर ना लेकर के हम इसको अभी पहले उसको लेंगे, उस तरह का क्वेश्चन पहले ये हम देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर कितने पद हैं? 100 पद हैं। ऐसे कि 2 4 6 8 10 इस तरह से करते करते वो कितने पद हैं? 100 पद। जोड़ना मुश्किल है, जोड़ना मुश्किल की नहीं। अब जब जोड़ना इसको मुश्किल है तब जोड़ेंगे कैसे? तब n पदों के योगफल आप फॉर्मूला से तब देखो n पदों के योगफल हम फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ते हैं तो देखना Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, Sn बराबर याद कर लेना फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn बराबर फॉर्मूला क्लियर कर लेना, n/2 into 2a plus n minus 1 into d। इसका फॉर्मूला है Sn का। तो Sn जो होगा वो कौन सा है? n पदों का योग, n पदों का योग, यानी Sn बराबर n/2 into 2a plus n minus 1 into d। अब इसी को जरा ध्यान देना थोड़ा सा कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो Sn बराबर n/2 into 2a को लिख सकते हैं कहें कुछ n/2 ना पापा जी देखने दो करना सब फिर करने के ऐसा बोला है। देखो n/2 देखो इधर पीछे वाले लेकर ध्यान दो n/2 into 2a को लिख सकते हैं a 2a a प्लस फिर ये लिख सकते हैं क्योंकि 2 को 1 को a प्लस ये लिख सकते हैं। अब प्लस n minus 1 या n minus 1 into बराबर देखो। अब देखो ध्यान देना Sn बराबर हो गया n/2 into a प्लस n minus 1 into d बराबर कुछ होता है dn। होता है कि नहीं होता है? अभी पढ़े फॉर्मूला ना कि a plus n minus 1 into d क्या होता है? तो Sn बराबर एक और फॉर्मूला आ गया कौची, Sn बराबर एक और फॉर्मूला आया कौन? n/2 a plus d। तब के वो फॉर्मूला हो गया Sn बराबर एक वो e वाला हो गया और Sn बराबर n/2 a plus dn। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत ना? अब देखो आगे, अब इसको मैं और भी थ्योरी जो भी होगा उसको बताएंगे आगे जैसे जैसे आगे जाएगा। ठीक ना? चलो पहले हम लोग ई देख लेते हैं, ये समझो ध्यान दो। अब ई हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे जोड़ेंगे। कर देख लो, इसको हम जोड़ के बताते हैं कि कैसे कितना आएगा आंसर। पहले हम ई फॉर्मूला पर देखते हैं कि अगर होता है कि नहीं। तो Sn बराबर 1/2 तो n के मान कितना है? पदों n है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या है? 100। पदों की संख्या कितना है? 100। a का मान कितना है? a का मान कितना है? प्रथम पद a। अच्छा, अगर हम बात करें फिर a और n हो गया tn, तो tn बराबर कितना है बाबू? 100। tn 100 है कैसे? क्योंकि n बराबर 100 तो माने tn के मतलब कि 100वां पद, तो 100वां पद कितना है? 100 है ना देखना में। अब इसको जोड़ लो तो यही फॉर्मूला लगा लो, तो a से 100 माने s n के बराबर 100 और n के मान कितना रखा जाएगा? 100। अब बटा कितना? 2 into a के बराबर 1 प्लस tn कितना है? 100। अब देख लो 2 से काट दो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। तो 50 into
तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे तो आ जाता है कितना 60 50 50 आता है। 101 में गुना कर लीजिए 50 ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू।